हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं। जी हाँ, इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने वेरिएबल वगैरह इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने वेरिएबल नहीं सॉरी इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने ऑपरेटर वगैरह पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेटर के अलावा, जो अगला हमारा टॉपिक है वो है हमारा डेटा टाइप टॉपिक। ठीक है। और डेटा टाइप टॉपिक में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो डेटा टाइप जो आपका होता है ये क्या होता है, पहले ये समझो। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। ओके। तो डेटा टाइप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इन सबको आपको एग्जाम्पल के सहित समझाना है। तो आप देखो, नाम से समझ में आ रहा है हमें। डेटा टाइप मतलब डेटा का टाइप। डेटा का टाइप, डेटा टाइप मतलब डेटा का टाइप। जी हाँ, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, उस प्रोग्रामिंग में जो हम डेटा यूज कर रहे हैं, जो ऑपरेंड हम यूज कर रहे हैं, जो डेटा हम यूज कर रहे हैं, ये डेटा किस टाइप का है ना। ये डेटा किस टाइप का है, यही वही हमारा क्या कहलाता है, डेटा टाइप कहलाता है। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग करते समय हमें वेरिएबल को बनाना पड़ता है ना। जैसे इससे पहले हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम किए हैं जब हमने वेरिएबल बनाए थे। जैसे कि आपने इससे पहले एक प्रोग्राम किया था एरिया ऑफ सर्कल निकालने का, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया था रेडियस के लिए r और एरिया के लिए a। और उसको हमने किस टाइप का वेरिएबल लिया था, इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया था। तो अब आप एक चीज समझो, यहाँ पे हमने जो इंटीजर लिया था वो क्या है, आपका डेटा का टाइप बता रहा है। वो क्या बता रहा है, डेटा का टाइप बता रहा है। तो जब भी हम किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाते हैं, तो हमें उस वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल किस टाइप के डेटा की स्टोर करेगा, किस टाइप के डेटा की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो वेरिएबल का टाइप बताना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। वेरिएबल, ये डेटा के जो टाइप होते हैं कौन कौन से होते हैं, इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, इनमें से कुछ भी होता है। हमें डेटा के टाइप को देख के ही पता चल जाता है कि वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होने वाली है ना। डेटा टाइप देख के ही पता चल जाएगा कि वेरिएबल कौन टाइप की वैल्यू को स्टोर करने वाला है। जैसे इंटीजर डेटा टाइप अगर है तो वो वेरिएबल में केवल इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। अगर कैरेक्टर डेटा टाइप है तो वो वेरिएबल में केवल कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा। अगर आपका फ्लोट डेटा टाइप है तो वो वेरिएबल में केवल फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल वैल्यू को स्टोर करेगा। तो आप लोग एक बात बताइए, जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हमने लिखा इंटीजर x इज इक्वल टू 2, ये इंटीजर लगाना जरूरी क्यों होता है ना। ये जरूरी क्यों है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया है कि ये जरूरी क्यों है। तो ये बताना जरूरी इसलिए है जिससे जिससे जब हमारा प्रोग्राम रन हो, जिससे कंपाइलर को पता चल जाए, कि वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, किस टाइप की वैल्यू स्टोर है ना, किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, ये कंपाइलर को पता चल जाए। इसके लिए यहां पे इंटीजर लगाना क्या होता है, कंपलसरी होता है। अब किस टाइप की वैल्यू स्टोर है ये पता नहीं के, अब भैया क्यों पता लगाना है कंपाइलर को, जिससे कंपाइलर
वैल्यू स्टोर करने के लिए उतनी ही मेमोरी अलोकेट करेगा, उतनी ही मेमोरी अलोकेट करेगा जितनी डेटा टाइप को जितनी डेटा टाइप को आवश्यकता है। डेटा टाइप को जितनी मेमोरी की आवश्यकता है, ये केवल उतनी मेमोरी ही क्या करेगा, डेटा टाइप को अलोकेट करेगा। जिससे क्या होगा, जिससे हमारी मेमोरी का वेस्टेज नहीं होगा। अगर हम डेटा टाइप को कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे तो ये असीमित मेमोरी अलोकेट कर देगा, जिससे हमारी मेमोरी का क्या होगा, वेस्टेज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए वेरिएबल डिफाइन करते समय डेटा टाइप लगाना जरूरी है, ताकि कंपाइलर को यह पता चल जाए कि वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू है, और जिस टाइप की वैल्यू है उसी टाइप से वो मेमोरी में उतनी ही जगह क्या करेगा, अलोकेट करेगा वेरिएबल को, जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा जगह वो अलोकेट ही नहीं करेगा, जिससे मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है। क्लियर बात। तो इस वजह से ये डेटा टाइप हमारे लगाने जरूरी होते हैं। तो डेटा टाइप क्या होता है ये मैंने आपको बताया, क्यों जरूरी होता है लगाना वो भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि डेटा टाइप जो हमारे होते हैं, जो हमारे डेटा टाइप होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले डेटा टाइप बताता है कि किसी वेरिएबल में किस तरह के डेटा को स्टोर करने वाले। जैसे एक एग्जांपल समझो, मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया रखा है, हमने लिखा हेक्साइन इंक्लूड stdio.h वाइड मेन फंक्शन, और इसको ओपन किया। देखो, हमने इंटीजर में एक वेरिएबल माना x जिसकी वैल्यू है 14, कैरेक्टर में एक वेरिएबल माना cs जिसकी वैल्यू स्मॉल a है, और फ्लोट में हमने एक वेरिएबल माना f1 जिसकी वैल्यू 25.5 है। तो सुनो, जो आपका इंटीजर होता है इसके लिए हम %d का यूज करते हैं, जो हमारा कैरेक्टर होता है इसके लिए हम %c का यूज करते हैं, जो हमारा फ्लोट होता है इसके लिए हम %f का यूज करते हैं, जो हमारा डबल होता है इसके लिए भी हम %f का यूज करते हैं, जो हमारा स्ट्रिंग होता है इसके लिए हम %s का यूज करते हैं। ये परसेंट जो होते हैं ये वैल्यू को क्या करते हैं, वैल्यू कैरी करते हैं। ये वैल्यू क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ x इज इक्वल टू %d कॉमा ch इक्वल टू %c और f1 इक्वल टू %f। ये %d बता रहा है कि जो पहली वैल्यू है वो इसकी है, जो दूसरी वैल्यू है %c बता रहा है वो कैरेक्टर इसकी वैल्यू है, और जो %f है वो तीसरे कैरेक्टर की वैल्यू है। और रिटर्न कर दिया, इसको प्रिंट किया, तो अब आउटपुट क्या आएगा, x इक्वल टू %d, d मतलब इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू किसकी, x की इंटीजर वैल्यू कितनी है 14, तो वो लिख देगा x इक्वल टू 14। फिर ch इक्वल टू %c मतलब कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू कौन है, किसकी है, ch वेरिएबल की, कितनी है a, तो इसमें लिख दिया ch इक्वल टू है। %f मतलब फ्लोट वैल्यू किसकी, f1 की, कितनी है 25.7। ये आ गया आपका इसका आउटपुट, क्या आ जाएगा इसका, ये आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 कैरेक्टर यूज किया है, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। डेटा टाइप 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड डेटा टाइप, एक होता है डाइव डिफाइंड डेटा टाइप, और एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं। नाम से समझ आ गया, प्री मतलब पहले से, डिफाइंड, ठीक है। तो ऐसे डेटा टाइप जो पहले से ही क्या होते हैं, हमारी सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में पहले से ही डिफाइन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। इनमें कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं, तो इंटीजर आता है, कैरेक्टर आता है, फ्लोट आता है, डबल आता है, ठीक है, ये इसमें आपके, और वाइड आता है, ठीक है। तो ऐसे डेटा टाइप प्री डिफाइंड डेटा टाइप कहलाते हैं जो पहले से ही डिफाइन होते हैं, जिनको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और वाइड। ये सारे डेटा टाइप हमारे बेसिक डेटा टाइप कहलाते हैं। इन डेटा टाइप का मतलब कंपाइलर को अलग से बताना नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये पहले से डिफाइन है। तो डेटा टाइप जो कीवर्ड भी हैं, तो ऐसे डेटा टाइप को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं।
इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, इंटीजर आते हैं। इंटीजर में कौन कौन से आते हैं, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर। कैरेक्टर टाइप में केवल कैरेक्टर आता है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में फ्लोट और डबल आते हैं। ठीक है, एक एक करके इनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम %d का यूज करते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम %c का यूज करते हैं और फ्लोटिंग के लिए हम %f का यूज करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप नाम से ही समझ आया, इसका जो कीवर्ड होता है वो int होता है। इंटीजर डेटा टाइप किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है, तो इंटीजर डेटा टाइप में केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होती है। कौन सी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होती है। इंटीजर डेटा टाइप का जो वेरिएबल होता है वो या तो 2 बाइट का हो सकता है या 4 बाइट का या 8 बाइट का। ठीक है, लेकिन ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है। कुछ कंपाइलर 2 बाइट डेटा स्टोर कर सकते हैं, कुछ 4 बाइट कर सकते हैं। इंटीजर अगर 2 बाइट डेटा स्टोर कर रहा है तो उसकी रेंज कितनी होती है, 32,768 से 32,767 तक होती है। अगर ये 4 बाइट कर रहा है तो -214483648 से लेकर के +214483647 तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर आपको इससे भी ज्यादा वैल्यू डेटा वेरिएबल में स्टोर करनी है तो फिर हम यहाँ पे इंटीजर यूज ना करके क्या लगा देते हैं, उसमें लॉन्ग इंटीजर कीवर्ड का उपयोग कर देते हैं, जिससे नॉर्मल वेरिएबल से ज्यादा मात्रा में डेटा स्टोर हो सकता है। इंटीजर डेटा टाइप से बने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, तो ये आपका इंटीजर डेटा टाइप हुआ। इंटीजर डेटा टाइप केवल न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है। इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल को बनाने के लिए int कीवर्ड का यूज करता है। इंटीजर डेटा टाइप जो होता है वो 2 बाइट का, 4 बाइट का, 8 बाइट का हो सकता है, ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है। अगर 2 बाइट का है तो इसकी वैल्यू -32,768 से लेकर के 32,767 तक स्टोर कर सकता है। अगर 4 बाइट का डेटा होता है तो -2147483648 से लेकर के +2147483647 तक की वैल्यू ये स्टोर कर सकता है। अगर आपको इससे भी ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो आप फिर लॉन्ग इंटीजर का यूज कीजिए। लॉन्ग इंटीजर नॉर्मल इंटीजर से ज्यादा वैल्यू क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। इंटीजर डेटा टाइप के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, %d होता है। आइए इसका एक एग्जांपल समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर आपको दिए गए हैं, उन 2 नंबर का आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और सम भी निकालना है। इसके लिए प्रोग्राम लिखो। तो मैंने लिखा हेक्साइन इंक्लूड stdio.h, फिर हेक्साइन इंक्लूड conio.h, हेडर फाइल्स लगा दी। फिर हमने लिखा वाइड मेन फंक्शन लगा दिया। इतना काम हो गया। ठीक है, इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको देखो 2 नंबर ऐड करवाने हैं तो आपको पहले वो 2 नंबर मांगने पड़ेंगे यूजर से। तो उसके लिए आपको 2 वेरिएबल चाहिए, a और b। ठीक है, वो मान लिए 2 नंबर है। अब उनका सम भी फाइंड करना है तो एक वेरिएबल सम मान लो, और उनका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है तो उनका एक वेरिएबल मल मान लो। मल मतलब मल्टीप्लाई। तो हमने लिखा है यहाँ पे इंटीजर a, b, सम, मल। ये आ गया। ठीक है, a b 2 नंबर हैं, सम उनका सम होगा, मल उनका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू मांगी तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर की वैल्यू दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्कैन एफ। पहला नंबर भी इंटीजर है तो %d, दूसरा नंबर भी इंटीजर है तो %d। एंड a एंड b, जो पहली वैल्यू आप दोगे वो a की होगी, जो दूसरी दोगे वो b की होगी, क्योंकि हमने यहाँ एंड a एंड b लिखा। तो पहला वैल्यू देगा इसको और दूसरा वैल्यू देगा इसको। अगर एंड b एंड a कर देते तो पहली वैल्यू जाती b में और दूसरी जाती a में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 नंबर हमारे पास आ गए। अब इन 2 नंबर का सम चाहिए आपको, तो हमने फॉर्मूला लगाया सम इज इक्वल टू a प्लस b, और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया
मल इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। हो गया। अब इन दोनों सम को मल्टीप्लाई को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो हमने लिखा प्रिंट एफ द सम ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा ए। ऐसा क्यों लिखा सर? अभी बता रहे हैं आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। द सम ऑफ ए कॉमा एंड कॉमा बी कॉमा इज इक्वल टू कॉमा सम। ठीक, ये लिख दिया। सेम हमने लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई को प्रिंट करने के लिए भी, प्रिंट एफ दी प्रोडक्ट ऑफ कॉमा ए कॉमा एंड कॉमा बी कॉमा इज इक्वल कॉमा मल। ठीक, और यहां पे लगा दिया हमने गेच कैरेक्टर और इसको क्लोज कर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या फायदा है, हमने ऐसा क्यों लिखा ये प्रिंटर। देखना आउटपुट क्या आएगा इसका, इसका आउटपुट क्या आएगा ये समझो जरा। आउटपुट ऊपर से चले मेन फंक्शन, कंपाइलर को पता चला अच्छा यहां से कोडिंग शुरू है, प्रिंट एफ, ये तुरंत आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा। वो क्या दिखाएगा? एंटर दी वैल्यू ऑफ टू नंबर। आपने देखा 12, एंटर 16, दो नंबर ले लिया आपने, वेरी गुड। अब आपने लिखा क्या? सम ए प्लस बी, तो आपने यहां लिखा द सम ऑफ, तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो एज इट इज आ जाता है द सम ऑफ। ए को डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रखा तो ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे, कितनी है? 12, द सम ऑफ 12। एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में है तो एंड यहां लिखेगा, फिर बी बाहर है तो बी की वैल्यू आएगी 16। एज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में है वो लिख दिया, और सम बाहर है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 28, वो आपका आंसर। ऐसे ही फिर आगे लिखेगा द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 16 एज 192। अच्छा, अगर ये ए और बी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे लिख देते, कैसे? अगर हम लिख देते इस टाइप से कि द सम ऑफ ए एंड बी, द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, और इधर लिख देते सम, तो आउटपुट पता क्या आता? आउटपुट ऐसे आता द सम ऑफ ए, यहाँ 12 नहीं आता, क्या आता? द सम ऑफ ए एंड बी इज इतना। फिर यहाँ पे ए और बी की वैल्यू नहीं आती, इसलिए थोड़ा अच्छा दिखे वो, इस वजह से हमने इसको ऐसे लिखा। अगर आप ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर 12 और 16 नहीं आएगा, यहाँ पे ए और बी आउटपुट पे शो होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप को कैसे डिफाइन करना है और कैसे कॉल करना है ये मैंने आपको समझाया। अगला जो है आपका इसका एक एग्जाम्पल और है, यहाँ पे इंटीजर में वैल्यू दी है हमने, उन दोनों को प्रिंट करा दिया इनने बस। ठीक है, चलो अगला जो डेटा टाइप है हमारा वो कौन सा है? कैरेक्टर डेटा टाइप। तो कैरेक्टर डेटा टाइप से बने वेरिएबल में हम क्या स्टोर कर सकते हैं? कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? CHAR कीवर्ड का उपयोग करते हैं। CHAR कीवर्ड से बना वेरिएबल एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। कितने कैरेक्टर? सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। जैसे हमने लिखा कैरेक्टर राम इज इक्वल टू ए, बस खत्म। तो राम एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी होगी? केवल 1 होगी। समझ में आया? तो यहाँ पे केवल एक कैरेक्टर स्टोर करेगा, और एक कैरेक्टर की जो वैल्यू होगी उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, किसके अंदर लिखा जाता है? सिंगल। कैरेक्टर डेटा टाइप से बने वेरिएबल की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 1 बाइट की होती है। कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम किस प्रकार के फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं? %C का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर CH इज इक्वल टू ए या कैरेक्टर CH2 इक्वल टू स्मॉल ए, ऐसे ही हमने इनकी वैल्यू को प्रिंट कराया। यहाँ पे देखो स्टूडियो मेन फंक्शन, कैरेक्टर में हमने बनाया एक CH कैरेक्टर जिसकी वैल्यू क्या है? कैपिटल ए, और कैरेक्टर में हमने एक CH2 कैरेक्टर बनाया। ठीक है, हमने यहाँ लिखा, इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की, हमने इससे मांगी वैल्यू
एंटर अ कैरेक्टर स्लैश एन %c एंड ch2। तो %c क्या करेगा, ये वैल्यू ch2 की होगी, ये बता देगा। हमने एक कैरेक्टर दिया b, ये वैल्यू किसकी हो गई, ch2 की हो गई। हमने प्रिंट किया वैल्यू ऑफ cs %c ch2 %c cs ch2। तो पहला %c वैल्यू किसकी देगा, ch2 की, और दूसरा %c वैल्यू किसकी देगा, ch2 की। पहला देगा ch की, दूसरा देगा ch2 की। तो आउटपुट आएगा एंटर अ कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रिंट है, तो हमने लिखा b, तो बोलेगा वैल्यू ऑफ ch इज a और ch2 की वैल्यू कितनी हो गई, b हो गई। क्लियर। तो ये होता है कैरेक्टर में वैल्यू को स्टोर करना। अगला आपका है वो है कौन सा बेटा, फ्लोटिंग टाइप डेटा। फ्लोटिंग डेटा टाइप दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, तो ये डेसिमल पॉइंट वाले डेटा को स्टोर करने के लिए हम फ्लोट का यूज करते हैं। कौन से, डेसिमल पॉइंट वाले। जैसे हमने कहा 3.147 इसको स्टोर करना है, तो इसमें पॉइंट आया कि नहीं, तो वो डेटा जिसमें पॉइंट आता है, ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए हम फ्लोट या डबल का यूज करते हैं। फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट का होता है। फ्लोट के लिए हम %f स्पेसिफायर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, हमने स्टडी हो मेन फंक्शन, फ्लोट में लगाया एक वेरिएबल x जिसकी वैल्यू है 5.50, और एक फ्लोट में हमने वेरिएबल माना y जिसकी वैल्यू क्या है हमें नहीं पता। हमने यहाँ लिखा printf एंटर अ डेसिमल नंबर %f एंड y, मतलब जो वैल्यू आप दोगे वो किसकी होगी, y की होगी। तो यहाँ लिख के आया एंटर अ डेसिमल नंबर, हमने लिखा 10.6, तो ये वैल्यू किसकी है, ये y की वैल्यू है। हमने प्रिंट किया सम ऑफ x एंड y, x और y का सम कितना होगा, x प्लस y होगा। ठीक है, तो x आपका 10.06 है और ये 5.50 है, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आएगा 50.56। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल। अगला जो है वो आपका कौन सा है बेटा, डबल टाइप। तो डबल जो होता है वो भी बिल्कुल फ्लोट डेटा टाइप की तरह ही डेसिमल को यूज करता है। आपने देखा होगा कि फ्लोट टाइप वेरिएबल का जो साइज होता है वो 4 बाइट का होता है, लेकिन डबल टाइप वेरिएबल का जो साइज होता है वो कितना होता है, 8 बाइट का होता है। ठीक है, इसके लिए भी हम कौन सा यूज करते हैं, %lf यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, %lf। %f यूज ना करके हम इसमें %lf का यूज करते हैं डबल डेटा टाइप के लिए। ठीक है, जैसे कि सॉरी %lf का यूज करते हैं। हाँ, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है एक्साइन इंक्लूड studio.h मेन फंक्शन फ्लोट, हमने ये पहला वेरिएबल तो फ्लोट ही माना, लेकिन दूसरे को हमने डबल मान दिया, और इन दोनों का सम फाइंड करना है हमें। तो फ्लोट x इक्वल टू %f और y इज इक्वल टू %lf। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू जो होगी वो y की होगी और पहली वैल्यू जो है वो x की होगी, ये लिख दिया उसने। क्लियर बात। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, फ्लोट का डबल डेटा टाइप। अगला है आपका ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो कई सारे वेरिएबल की ग्रुपिंग से बने होते हैं, जैसे एरे, फंक्शन और पॉइंटर। अब ये अलग से चैप्टर्स में आएंगे तो ये चीजें हम वहां पे पढ़ लेंगे। ड्राइव डेटा टाइप ये होते हैं। अगले हैं आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो डेटा टाइप जो प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, यूजर इन्हें खुद डिफाइन करता है, ऐसे डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाते हैं। 3 होते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन और इन्यूमरेटर। ये भी हमारे अगली जो कुछ चैप्टर्स हैं, फंक्शन के बाद चैप्टर है तो स्ट्रक्चर यूनियन एक चैप्टर है पूरा, उसमें हम लोग स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में पढ़ेंगे डीपली। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, डेटा टाइप। तो आई होप आप सभी को ये पूरे डेटा टाइप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और प्रोग्रामिंग इन सी और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी के सभी वीडियोस के लिए तुरंत एएस टेक्निक ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना कोर्स परचेस कर अपनी पूरी वीडियोस वहां पर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।